नमस्कार। टीसीएच पर 30 मिनट्स विद पॉलिटिकल प्रशांत के इस नए शो में आपका स्वागत है। पिछला एक हफ्ता हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला रहा। एक मीटिंग हुई बेंगलोर में, नाम दिया गया इंडिया, उसको लेकर विवाद हुआ। उसी दिन एनडीए की एक मीटिंग हुई जिसमें 38 दल आ गए। जब मैं उन 38 दलों की लिस्ट देख रहा था तो मेरे समझ में आया कि मेरे जैसे आदमी को उसमें से कम 20 दल ऐसे हैं जिनका नाम पहली बार मैं सुन रहा था। आज हम प्रशांत से बात करते हुए इन सारे मुद्दों पर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि प्रशांत बेंगलोर गए थे। जो विपक्षी दलों की संयुक्त मीटिंग हुई है उसको बहुत कायदे से उन्होंने समझा है और उस पर हम विशेष फोकस करेंगे। नमस्कार, कैसे हैं प्रशांत? कैसी रही बेंगलुरु यात्रा? तो बेंगलोर की यात्रा काफी फ्रूटफुल थी, विपक्षी दलों के लिए भी, इस देश की राजनीति के लिए भी, और उसका असर भी दिखाई दे रहा है। और मैं बेंगलोर की बात पे आऊं और जो अलायंस बना जिसका नाम इंडिया है, एक्रोनिम, उसके पहले जो घटनाएं जो आपने अभी 4-5 घटनाएं बताई, थोड़ा सा उसके और पीछे जाते हैं बिल्कुल। और 24 जनवरी से शुरू करते हैं, जब साल की शुरुआत हो रही है 2023 की। तो आप देखिए कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसके बाद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके बाद कर्नाटक के चुनाव हुए, कर्नाटक के चुनाव का नतीजा हम देख रहे हैं। उसके बाद आप देखिए कि कुछ जो घटनाएं हैं जो आपने बताई, और राहुल गांधी की मेंबरशिप गई, मोदी जी की अमेरिका यात्रा हुई, मोदी जी की फ्रांस यात्रा हुई, और ये सारी जितनी घटनाएं हैं वो कोई ना कोई क्राइसिस लेकर आई मोदी जी के लिए। यानी 2023 का साल की शुरुआत मोदी जी के लिए क्राइसिस से शुरू हुई, और वो क्राइसिस मैनेजमेंट ही कर रहे हैं तब से अब तक। और अब उस क्राइसिस मैनेजमेंट में गलतियां हो रही हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, आपने बीबीसी के दफ्तर में इनकम टैक्स भेज दिया। पश्चिम की दुनिया, पूरी दुनिया, यानी अगर अशोक आप 50 वीडियो बना देते, मैं कितनी सोशल मीडिया पे या लेख लिख डालता, कितनी सेमिनार कर लेते हम लोग, हम दुनिया को ये नहीं बता पाते कि कितना गंभीर है प्रेस की आज़ादी का मामला मोदी के शासनकाल में। ठीक बात है। लेकिन वो जो इनकम टैक्स की टीम बीबीसी में चली गई, उसने पूरी दुनिया को 1 घंटे में बता दिया कि मोदी के शासनकाल में प्रेस की आज़ादी का मतलब क्या है। जैसे ओबामा ने इंटरव्यू दिया, आपने हेमंत बिस्वा शर्मा से ट्वीट करवा दिया हुसैन ओबामा, आपने मंत्रियों को खड़ा कर दिया ओबामा को हमला करते हुए। ओबामा और बाइडेन की एक केमिस्ट्री है वहां पे, जबरदस्त केमिस्ट्री है, ओबामा की बहुत इज्जत है पूरी दुनिया में। आपके किसी असम के मुख्यमंत्री से ओबामा का कद भी छोटा हो रहा है, आपकी परेशानी बढ़ रही। और आप देखिए कि अमेरिका ने क्या किया। एक सामान्य यहाँ पे हमारे बुद्धिजीवियों में एक सोच है कि साहब पश्चिम को केवल हथियार बेचने होते हैं। ऐसा नहीं है, उसने आपको हथियार बेचे। और पहला जो अधिकारी जो बाइडेन ने 3 सप्ताह के अंदर मोदी जी की यात्रा के भेज दिया, वो उजरा जिया नाम की मंत्री को भेजा, जो वहाँ ह्यूमन राइट और डेमोक्रेसी की मंत्री हैं। उन्होंने सरकार से बात की, प्रेस फ्रीडम के बारे में बात की, माइनॉरिटी पे हमले में बात की, और यहाँ की सिविल सोसाइटी से भी मिल के गई वो। तो सिलसिलेवार ढंग से देखिए कि मोदी साहब का जो रिएक्शन है या मोदी की टीम का जो रिएक्शन है वो एक क्राइसिस मैनेजमेंट है, और उस क्राइसिस मैनेजमेंट में गलतियां हो रही हैं। कभी आप ओबामा पे हमला कर रहे हो, कभी आप विदेशी मुल्कों पे हमला कर रहे हो, कभी आप राहुल गांधी को आपने पार्लियामेंट से निकलवा दिया, उसका और जो उसका कद था राहुल गांधी का बड़ा हो गया उससे। राहुल गांधी रुक नहीं रहे, वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की जो ब्रांडिंग हुई है। तो देखिए बेंगलोर में क्या हुआ। बेंगलोर में
यानी संभव नहीं था कि मंच में वामपंथी पार्टियां बैठी हुई हैं, सीताराम येचुरी और डी राजा सीपीआई के महासचिव, और ममता बनर्जी बोल रही हैं, और वहां कांग्रेस है। ये तीनों पार्टियां बंगाल में एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं, और और अरविंद ममता केजरीवाल है, और अरविंद केजरीवाल भी है। और ममता बनर्जी ने स्वागत किया सीताराम येचुरी और डी राजा का। तो या उस मंच से केजरीवाल भी बोले, जो कि सबसे आखिरी व्यक्ति जो गैर कांग्रेसवाद का बोझा ढो रहे थे। तो आप ये देखिए कि कितने कॉन्ट्राडिक्शंस थे, और जो केमिस्ट्री वहां मुझे दिख रही है, जो लोग बात कर रहे हैं जिस तरीके से, वो कोई बनावटीपन नहीं, वो जेन्युइनली एक साथ आए हैं। वो सब अब कन्विंस्ड हैं कि कांग्रेस के साथ मिलकर ही एक अलायंस बन सकता था, जो बन गया। और जो एक बड़ी लकीर खींची, जो उन्होंने एक्रोनिम बनाया इंडिया, जरा इसको भी समझ लेते हैं हम, इंडिया एक्रोनिम को। देखिए, आप लगातार वीडियो बना के ये कहते रहे हैं कि किस तरीके से आरएसएस ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, और तिरंगा तक नहीं फहराया आरएसएस ने 80 के दशक तक अपने हेडक्वार्टर में। और अचानक ये राष्ट्रवाद के बड़े ब्रांड एम्बेसडर बन गए, और विपक्ष और कांग्रेस डिफेंसिव हो गया। जो उसका ओरिजिनल क्लेम था राष्ट्रवाद का, जो पार्टी पैदा हुई है राष्ट्रीय आंदोलन से, और तमाम विपक्ष जो कि जयप्रकाश आंदोलन से पैदा हुआ, उन सब ने अपनी जमीन छोड़ दी, और बीजेपी ने क्लेम कर लिया राष्ट्रवाद को। ये जो इंडिया अलायंस का नाम है, ये बहुत बड़ी कोशिश है, और बहुत सही समय पर कोशिश है उस नेशनलिज्म को रिक्लेम करने की। आइडिया ऑफ इंडिया जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसकी बात राहुल गांधी बहुत लंबे समय से करते रहे। तो ये जो रिक्लेम है, ये बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल पैदा करेगा। अब आप देखिए कि जो बात मैं कह रहा था, क्राइसिस मैनेजमेंट, अभी आपने भी चर्चा की कि जो आनन फानन में अनशेड्यूल्ड आपने एनडीए की मीटिंग बुला ली। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, एनडीए की कोई एक भी मीटिंग नहीं हुई। अब इस 38 पार्टियों में केवल 12 पार्टियां हैं जो जिनकी लोकसभा में प्रेजेंस है, और उन 12 में 8 ऐसी पार्टियां, 8 या 7 ऐसी पार्टियां जो एक मेंबर वाली पार्टी है। बीजेपी के बाद जो नंबर 2 पार्टी है वहां पे, वो शिवसेना एकनाथ शिंदे है 12 एमपीज के साथ। वो पार्टी चुनाव जीत के नहीं बनी है। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी वो अजीत पवार की पार्टी है, वो भी चुनाव जीत के नहीं बनी है, तोड़ फोड़ करके बने हैं। 24 इन 38 में 24 ऐसी पार्टियां हैं अशोक जी, जिनका 0 है स्कोर लोकसभा में। और मैंने सुना कि 10 या 11 ऐसी पार्टियां जो चुनाव ही नहीं लड़ती। तो आपने आनन फानन में इलेक्शन कमीशन की लिस्ट उठाई, उसमें से नाम चुने, बुला लिया लोगों को। भाई, इस देश में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। 6 राष्ट्रीय पार्टियों में 3 राष्ट्रीय पार्टियां बेंगलोर में थीं, और उसमें जो दूसरी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जैसे मान लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी है, वो तो ना इधर है ना उधर है। तो उसके बाद जो क्षेत्रीय दल हैं, 55 क्षेत्रीय दल हैं भारत में, चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड। उन 55 में जिनके पास बड़े राज्यों की सरकारें हैं, वो बेंगलोर में थे। आप 11 सरकारें थी वहां पे बेंगलोर में। बिल्कुल। तो आप देखिए कि बेंगलोर का जो वजन है वो बहुत बड़ा है, और आपने अब 2,500 पार्टियां हैं रजिस्टर्ड। आप 38 क्यों, आप ले आते 1,500 पार्टियों का गठबंधन बना देते। तो ये जो क्राइसिस, जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ अशोक, कि ये जो क्राइसिस मैनेजमेंट हो रहा है, जी, इसमें गलतियां हो रही हैं।
ये गंभीरता नहीं पैदा कर रहा है मोदी जी की तरफ से कि वो एक प्रबल दावेदार होंगे तीसरी बार भी। अब उसका संदेश जा रहा है। जजेस फैसला कैसे करते हैं मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जजेस भी ओवरऑल माहौल देखते हैं और ये संदेश जा रहा है। अब देखिए अखबारों ने इंडिया अलायंस लिखना शुरू कर दिया है। तो अब ये जो कुल मिला के बात है कि वो क्राइसिस मैनेजमेंट का फेलियर हो रहा है। यही क्राइसिस मैनेजमेंट का फेलियर यूपीए के भी अंतिम दिनों में हो रहा था। जब रामदेव को रिसीव करने 4 कैबिनेट मिनिस्टर चले गए थे एयरपोर्ट, प्रणब मुखर्जी जैसे इतने सीनियर बाद में राष्ट्रपति बने, पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल। तो ये मोदी जी के सामने एक क्राइसिस है और उसको वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, परसेप्शन मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, तो सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की सदस्यता की अयोग्यता वाला मामला भी चला गया है और उन्होंने नोटिस भेजी है उन महोदय को जिन्होंने केस किया था और गुजरात सरकार को। ये क्या नोटिस होगी? देखिए नोटिस तो उन्होंने भेजा है, लेकिन मुझे इस बात का बड़ा हैरत है कि उन्होंने कल इंटरिम रिलीफ नहीं दिया, क्योंकि इतना मुश्किल वो केस है नहीं। अब गुजरात सरकार को नोटिस दिया है क्योंकि गुजरात की हाई कोर्ट, गुजरात सरकार के थ्रू हाई कोर्ट को नोटिस दिया है कि वो अपना वो भी पक्ष रखें। भाई आपके पास जजमेंट है, 100 पेज का जजमेंट है और आपके पास वादी प्रतिवादी दोनों सामने खड़े हैं। कल ही आर्गुमेंट करके आप फैसला कर सकते थे, तो कौन सी बड़ी बात है। और सुप्रीम कोर्ट को क्या तय करना है? 3-4 चीजें तय करनी है। एक 202 की स्क्रूटनी होती है। 202 की स्क्रूटनी क्या है? सीआरपीसी का 202 कि मजिस्ट्रेट के पास जब केस जाता है तो उसको ये देखना होता है कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है या नहीं। स्पीच दी गई 2019 में कोलार में, कर्नाटक में, कंप्लेंट हुई गुजरात में। तो मजिस्ट्रेट ने 202 की स्क्रूटनी जो है उसका कोई वैलिड एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि हम क्यों सुन रहे हैं। दूसरी बात आती कि मेंटेनेबिलिटी कि लोकस स्टैंडाई है कि नहीं। पूर्णेश मोदी का नाम राहुल गांधी ने नहीं लिया, तो पूर्णेश मोदी की लोकस स्टैंडाई है या नहीं। क्या मोदी अपने आप में एक समाज, एक कम्युनिटी है जिसकी की भावना आहत हो सकती है? तो मोदी सरनेम को लेकर वो गए ना। मोदी सरनेम पारसी भी होते हैं, मोदी सरनेम बनिया भी होते हैं, मोदी सरनेम मारवाड़ी भी होते हैं। हमारे देश में ये सरनेम का बड़ा गटमट है मामला। मेरे कई दोस्त हैं जो सरनेम लगाते हैं त्यागी, उसमें कुछ हिंदू हैं कुछ मुसलमान हैं। कई ऐसे मैंने देखे हैं जो खान है, वो खान बिहार में मुसलमान माइकल भी, लेकिन ब्राह्मण बिहार खान के खेत से खान आते हैं वो ब्राह्मण होते हैं। एक सरनेम चौधरी है, वो हिंदुओं में भी मुसलमानों में भी है और न मालूम कितनी जातियों में है। चौधरी कायस्थ भी लिखते हैं, चौधरी ब्राह्मण भी लिखते हैं, चौधरी पिछड़ा वर्ग के भी लोग कई चौधरी लिखते हैं, जाट भी लिखते हैं, जाट भी लिखते हैं। तो ये सरनेम कोई, तो ये तय करना सुप्रीम कोर्ट को। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट को देखनी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसको पूरी दुनिया का ट्रेंड देखना है कि दुनिया का ट्रेंड कहाँ जा रहा है। जो लाइबल लॉज है, खासकर क्रिमिनल लाइबल लॉज है, उसको सभ्य समाज में, सभ्य दुनिया में बहुत ही हिकारत की निगाह से देखा जाता है। अमेरिका में क्रिमिनल डेफेमेशन नाम का कोई कानून नहीं है, यूनियन कानून, फेडरल कानून। राज्यों में थे, उनमें से आधे से अधिक राज्यों ने उनको हटा दिया। यूरोप में बड़ी बहस है इसको लेकर। ये शुरुआत इसकी है, इंग्लिश लॉ इसकी मदर है। इंग्लिश लॉ ने कब शुरू किया था? जब ह्यूमन राइट्स की अवधारणा दुनिया में नहीं थी। ये जो सामंती लोग थे, ये पैसे वाले लोग थे, उन्होंने अपने आप को आलोचना से बचाने के लिए ऐसे कानून बनाए थे। दुनिया में किसी देश में, बांग्लादेश या पाकिस्तान को छोड़ के, किसी भी लोकतंत्र में 2 साल की सजा नहीं है। भारत में भी जब से आईपीसी बनी है, राहुल गांधी को मैक्सिमम सजा मिली, अकेले व्यक्ति हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ा, मतलब जिसको कहें कि ओपन एंड शट केस था।
उसमें इतनी प्रोसीजर्स की आवश्यकता नहीं थी, पहली बात। दूसरी चीज कि आप शायद अतिरिक्त सावधानी लेना चाह रहे हो। दूसरी बात, हाँ मैं, हो सकता है। दूसरी बात यह है कि अपोजिट पार्टी ने केवियट डाला था कई दिन पहले। जब राहुल गांधी गए सुप्रीम कोर्ट तो अगले दिन केवियट चला गया। केवियट डालने का मतलब है कि आप जब भी कोर्ट की सुनवाई करें मुझे भी सुना जाए, यही केवियट का मतलब होता है। तो जब आपने केवियट डाला तो आपकी तैयारी थी सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू करने की, तो आपको 10 दिन का समय क्यों चाहिए था जवाब देने के लिए? वो तो 21 दिन मांग रहे थे। 21 दिन मांग रहे थे, 21 दिन क्यों समय चाहिए था? तो इसका मतलब है कि आप मिसलीड कर रहे हैं, आपकी बात में कन्विक्शन नहीं है और आप बच रहे हैं, आप लिंगर ऑन करना चाह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट का मानसून सत्र निकल जाए, इलेक्शन कमीशन बाई इलेक्शन की घोषणा कर दे और राहुल गांधी का मामला लंबे समय तक अटक जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट, देखिए, जस्टिस करना है उसको, तो जस्टिस में अगर जस्टिस समय पर नहीं हुआ तो उसका क्या मतलब है? कल अगर सुप्रीम कोर्ट कल इलेक्शन कमीशन अगर नोटिफिकेशन इशू कर दे बाई इलेक्शन का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी के पक्ष में फैसला करे तो क्या मतलब उसका? वो रीइंस्टेट नहीं होंगे ना। और वहीं वहीं सुप्रीम कोर्ट से ब्रजभूषण शरण सिंह को जमानत भी मिल गई, ये भी एक खबर आई। मतलब पॉक्सो का केस था, वो हटाया गया, दिल्ली पुलिस ने कोई विरोध नहीं किया जमानत का और जमानत मिल गई। इसीलिए जमानत मिल गई को दिल्ली पुलिस ने विरोध नहीं किया। तो अब ब्रजभूषण शरण सिंह, भाई जमानत के बेसिक नियम क्या होते हैं? बेसिक नियम ये होता है कि भाई व्यक्ति जो है, जिस आधार पर मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी गई कि व्यक्ति जेल से बाहर आएगा तो गवाहों को, इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, शक्तिशाली व्यक्ति है। तो क्या ब्रजभूषण शरण सिंह जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो किसी की बात नहीं मान रहा है, जो कह रहा है कानून बदलवा दूंगा मैं, वो व्यक्ति क्या इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता? जो कैमरे में आके कह चुका है कि मैंने एक आदमी को मारा है। तो ये क्या गवाहों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता? ये इन्वेस्टिगेशन कोर्स को इन्फ्लुएंस। अब कोर्ट की जो भी वो हो मजबूरियां या जो भी उसके सामने मामला हो क्या रहा है कि इसका पॉलिटिकल मतलब निकल रहा है। पॉलिटिकल मतलब निकल रहा है, वो ये निकल रहा है कि मोदी जी का जो परसेप्शन है, जो छवि है अबव बोर्ड, वो खत्म हो चुकी है। वो अब तार हो चुकी है। वो नेशनल लेवल पे भी हो गई, इंटरनेशनल लेवल पे भी हो गई। कि आपने यूरोपियन यूनियन को कहा इंटरनल मैटर और वीडियो आ गया। आपने ओबामा को भी ट्रोल करा दिया। आपने जिस महिला पत्रकार ने आपने सवाल पूछा, उस महिला पत्रकार को आपने ट्रोल करवा दिया। इतना ट्रोल कराया कि अमेरिका की पत्रकार संघों को बोलना पड़ गया, अमेरिका के व्हाइट हाउस प्रवक्ता को बोलना पड़ गया। तो आपकी जो ओवरऑल छवि है वो खराब हो रही है। इसका, इन सारी चीज़ों का थोड़ा सा, चूंकि पॉलिटिकली बात कर रहे हैं सारी, क्योंकि इलेक्शंस भी होने वाले हैं अब बहुत जल्दी, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और शायद मणिपुर में भी इलेक्शन ड्यू है, तेलंगाना में ड्यू है। इन सब चीज़ों का इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस का, क्राइसिस मैनेजमेंट के लगातार फेल्योर का, महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, एक तो होता है कि हम आप बोल रहे होते हैं लेकिन जनता को लगता है ठीक है यार आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह है कि ग्रामीण बेंगलोर में आपने देखा ही, पूरा जो कर्नाटक का चुनाव था उसमें महंगाई कितना बड़ा मुद्दा था। इन सब चीज़ों का क्या असर आपको दिखाई देता है इन चुनाव में जीत हार के आगे? देखिए, कम्युनिकेशन में अशोक बहुत बड़ी बात होती है कि मैसेज को रिसीव करने वाला किस तरीके से रिसीव करता है। तो आप देखिए कि राहुल गांधी ऐसा नहीं कि अभी पिछले कुछ दिनों में वो किसानों के पास चले गए, अभी पिछले कुछ दिनों में वो स्कूटर मैकेनिक के पास चले गए। राहुल गांधी पिछले 10-15 साल से ये काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। मुझे याद है कि वो बॉम्बे गए थे, एटीएम से पैसा निकाला था, वो लोकल ट्रेन पे चले थे, वो न्यामगिरी के आदिवासियों से मिले थे, वो दलितों के घर हुए थे,
ऐसा वो करते रहे हैं, लगातार करते रहे हैं। भट्टा परसौर मोटरसाइकिल पे मेड़ मेड़ होके पहुंच गए थे जब पुलिस ने रोका था उनको। तो लेकिन राहुल गांधी को ये देश, ये मीडिया, राजनीतिक गंभीरता से नहीं ले रहे थे। राहुल गांधी की गंभीरता में कोई कमी नहीं थी। मैसेज को रिसीव करने वाले का माइंडसेट नहीं था राहुल गांधी के प्रति एक गंभीरता से उनको लेने का। ये बात अब मोदी जी के पल्ले जाने वाली है। राहुल गांधी अब कुछ भी कर रहे हैं उसको अब सोशल मीडिया या मीडिया गंभीरता से ले रहा है, उनकी तारीफ कर रहा है। लेकिन अब मोदी साहब का देखिए, जब इकबाल खत्म होता है किसी का शासन करने का, जब मॉरल अथॉरिटी खत्म होती है, तो फिर आपके पास राहुल गांधी के खिलाफ तो प्रचार था, राहुल गांधी के खिलाफ तो उस प्रचार की वजह से समाज ऐसा हो गया था जिसका असर अब बहुत कम हो गया है असर, लेकिन कम हो गया। लेकिन मोदी साहब के बारे में ये था कि कुछ भी बोलें, वो नाले से गैस बनवा दें, उसके बाद भी उनकी बात की गंभीरता में कोई कमी नहीं आ रही थी। वो रडार के कोई थ्योरी दे दें तो उनकी बात की गंभीरता में कोई कमी नहीं आ रही थी। कन्विंसिंग तरीके से वो बात अपनी रख रहे थे और लोग उनको रिसीव कर रहे थे। अमेरिका में हुआ, जिस तरीके से राफेल का मामला हुआ, जिस तरीके से और मामले हुए, अडानी का मामला हुआ, और जो क्राइसिस मैनेजमेंट का फेलियर है, उस वजह से मोदी जी की अब बात में गंभीरता कम हो जाएगी। और गलतियां तो ये कर रहे हैं, गलतियां और बढ़ेंगी। जब दबाव बनता है तो गलतियां बढ़ती हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि अखबारों की हेडलाइन और उसकी भाषा बदल गई है। मुझे पहली बार अखबार के फ्रंट पेज अखबार जैसे लग रहे हैं पिछले कई सालों के बाद, अब पिछले 2-4 दिनों में। तो ये जो बातें हो रही हैं, ये इसका असर चुनाव पे पड़ेगा, बिल्कुल निश्चित तौर पर पड़ेगा। और चुनाव पे असर केवल ये पड़ेगा जब चुनाव होगा, लेवल प्ले फील्ड होगी, बराबरी के स्तर पे। और मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट ने इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट के हाथ पैर बांध दिए, उनका एक्सटेंशन रोक दिया 31 जुलाई के बाद, अब वो नहीं रहेंगे संजय कुमार मिश्रा ईडी के डायरेक्टर। नया डायरेक्टर आएगा तो वो इस तरीके से मनमानी शायद ना कर पाए, माहौल बदल गया है। सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सचेत हुआ है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट की निगाह है। तो अब चुनाव लेवल प्ले फील्ड पे अगर होगा, बराबरी पे होगा, तो फिर वो जेन्युइन चुनाव होगा, मुद्दों के आधार पर होगा। उसमें जो अपनी बात ठीक से कहेगा वो चुनाव जीतेगा। जी बिल्कुल। समय आज का पूरा हुआ। और क्राइसिस मैनेजमेंट का जहाँ तक सवाल है, तो कोई सरकार या कोई व्यक्ति अपना क्राइसिस मैनेजमेंट ना कर पाए, ये उसकी अपनी समस्या हो सकती है। वो क्राइसिस में लगातार फंसता चला जाए, ये उसकी अपनी समस्या हो सकती है। समस्या बड़ी तब है जब देश में क्राइसिस लगातार बढ़ती चली जाए, जब देश अपना क्राइसिस मैनेजमेंट ना कर पाए। इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन लोग जीतते हैं, हारते हैं, नेता आते हैं, नेता जाते हैं। प्रशांत की एक उम्र हुई, सारा कुछ देखते हुए मेरी भी एक उम्र हुई, उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क जो पड़ा है वो इस रूप में पड़ा है कि जो आइडिया ऑफ इंडिया था, जो हम मान के चलते थे कि भारत में एक न्याय की प्रणाली, एक सेकुलर व्यवहार सरकार का, सारी जनता को साथ लेके चलने का मामला था, वो धीरे 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 क्राइसिस में फंसता चला गया है। और इस क्राइसिस से सिर्फ जनता देश को बाहर निकाल सकती है। सिर्फ जनता ये तय कर सकती है कि ये देश फिर से उस बराबरी वाले रास्ते पर, सबको साथ लेकर चलने वाले, सर्वधर्म समभाव वाले रास्ते पर चलेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया प्रशांत। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया।